तारीख को बहन जी का आगमन यहाँ पर हो रहा है नागपुर शहर में। और इस पहले स्टेज के जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, इन सारे उम्मीदवारों के प्रचार के लिए बहन जी यहाँ पर आ रही है। बेजन बाग, ये इंदौरा में एक ग्राउंड है, उस बेजन बाग में दोपहर के 3 बजे बहन जी का आगमन होने वाला है। जन नितिन गडकरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, उनने तो ताल ठोक के सीना ठोक के कहा है कि मैंने 1 लाख करोड़ का विकास किया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? 1 लाख करोड़ का विकास कोई जाति विशेष लोगों के लिए किया गया है या सभी के लिए किया गया है या किया ही नहीं गया है? 1 लाख करोड़ के इसका विकास का जो वादा कर रहे हैं और अपने आप को विकास पुरुष कहला रहे हैं, तो विकास पुरुष यह जो पदवी है उनके लोगों ने दी हुई पदवी है। यह सर्वसाधारण नागपुर की शहर की जनता ने ये पदवी नहीं दी हुई है। मिहान की हालत रेगिस्तान बनी हुई है, स्मशान घाट दिखता है वहाँ पर। कितने युवा वहाँ पर रोजगार पा सके अभी तक के, और कितने युवाओं को वहाँ पर रोजगार मिला, नौकरी मिली। अरे आप लोगों ने तो यहाँ पर जो सरकारी यंत्रणाएं थी वो सारी सरकारी यंत्रणाएं खत्म कर दी। आपने जो सरकारी शासकीय यंत्रणाएं थी, जो स्कूलें थी, उन स्कूलों को इस तरीके से नेस्तनाबूद कर दिए और उस जगह को आपने अच्छे बड़े बड़े बिल्डरों को वो जगह बेच दिए कौड़ियों के बाद। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। मैं नावेद आजमी। जैसे कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे अपने चरम सीमा पे पहुंच रहा है, वोटिंग की डेट पास आती जा रही है, वैसे ही राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकतें लगाने लगी है। आज हम लोकसभा चुनाव पे चर्चा करने के लिए एक खास शख्सियत को बुलाए हैं जिनका नाम है योगेश लांजेवार। योगेश लांजेवार सर बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनकी पार्टी से दीदी मायावती भी सपोर्ट करती हैं। मायावती जी 11 तारीख को आने वाली है। ये सारी जानकारी देने के लिए हम आज बुलाए हैं योगेश सर को। योगेश सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी का धन्यवाद। इंडिया फैक्ट न्यूज़ के सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और नावेद भाई आपको भी मैं सलाम करता हूँ। योगेश सर, सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगा आपको कि नागपुर लोकसभा में आप कैंडिडेट के तौर पे बहुजन समाज पार्टी के लिए की ओर से खड़े हुए हैं, तो बहुजन समाज के लिए आपने क्या क्या सपने पियो के रखे हैं, क्या क्या सपने बो के रखे हैं? आप बहुजन समाज लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं योगेश लांजेवार बहुजन समाज पार्टी का कैडर का कार्यकर्ता रहा हूँ, और पिछले 20-25 सालों से बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हूँ। 2017 में बहुजन समाज पार्टी ने नागपुर महानगर पालिका में मेरी पत्नी को कॉरपोरेशन का टिकट दिए थे और वो भारी मतों से चुनकर आई थी। 5 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा हमारे प्रभाग के लिए, अपनी जनता के लिए उनकी सेवा करने में, उस 5 साल के कार्यकाल का जो भी ब्यौरा था, हमारे कार्य को देखते हुए आज 2024 में बहुजन समाज पार्टी के आला कमान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, उसी प्रकार हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी, साथ ही साथ राज्यसभा खासदार रामजी गौतम साहब, महाराष्ट्र के प्रभारी नितिन सिंह जी, विदर्भ के प्रभारी, विदर्भ के इंचार्ज एवं महाराष्ट्र के महासचिव एडवोकेट सुनील डोंगरे जी, विदर्भ के इंचार्ज सम्माननीय पृथ्वीराज शेंडे, साथ ही साथ दादाराव जी उइके साहब, इन सभी का मैं खूब धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों ने मुझे 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन के लिए लायक समझा। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी इसके पहले जिन भी प्रत्याशी को लड़ाती थी तो वो अमूमन किसी पार्टी से बाहर से आए हुए हुआ करते थे, और यहाँ से लड़ने के बाद में कभी कोई इधर जाता था, कभी उधर जाता था। इस बार पार्टी ने ये तय किया कि भाई अगर अपने को टिकट देना है तो पार्टी के कार्यकर्ता को दे, और पार्टी का वो कार्यकर्ता जो कैडर बेस है, निष्ठावंत है, ईमानदार है, साथ ही साथ उसकी छवि अच्छी है। इस क्राइटेरिया के तहत उन्होंने उस साँचे में मुझे जायज़ समझा और मेरे कंधे पर नागपुर लोकसभा की जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी। इस नागपुर लोकसभा की जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आने के बाद में मैं इस नागपुर लोकसभा को किस तरीके से कंटेस्ट करूं, इसके लिए मैंने जो प्लान बनाया हो वो इस प्रकार का है, या मैं अपनी जनता के लिए क्या करने वाला हूं। 5 साल से हम लोगों ने
जब जब हम जनता के बीच में गए तो जनता ने हमको जो अपनी समस्याएं बताई कि नागपुर में रहने वाली जनता की समस्या क्या है, यहाँ पर जो समस्या उनकी, जो स्लम में रहने वाले, झोपड़ी पट्टी में रहने वाले गरीब तबके के लोग हैं, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, सिख, ईसाई और साथ ही साथ ये पूरा बहुजन समाज जो रहता है ये बहुत गरीबी में रहने वाला है, जिनके अच्छे खासे मकान नहीं है रहने के लिए, उनके नाम का पट्टा नहीं, उनके नाम की पक्की ज़मीन नहीं है इस शहर में, जबकि उनकी 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ गुजर गई है। आज भी वो स्लम में रह रहे और इस ज़मीन का उनके पास कोई मालिकी तो नहीं। अगर उनको बैंक में अगर जाना पड़े और कोई अगर लोन लेता है अगर अपना मकान बनाने के लिए भी, तो उसको मकान बनाने के लिए बैंक लोन सैंक्शन नहीं करती। क्यों? क्योंकि ज़मीन का पट्टा उसके नाम से नहीं होने के कारण वो मात्र इमला धारक है, ज़मीन के मालक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर 70 सालों से आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक 60-65 साल कांग्रेस ने राज किया। इसके पहले कांग्रेस के खासदार हुआ करते थे, दिल्ली से लेकर गली तक उनकी सरकार होती थी। अभी 10 साल से मेजॉरिटी में बीजेपी चुनकर आ रही है, उनका खासदार चुनकर आ रहा है, कैबिनेट मंत्री बने हैं, दिल्ली से लेकर गली तक उनकी सरकार है। लेकिन दोनों पार्टी के जो भी नुमाइंदे चुनकर गए, नागपुर शहर को उन लोगों ने उपेक्षा का शिकार बनाए रखा। अगर नागपुर शहर में वाकई में 70 और 75 साल में अगर विकास हुआ रहता तो आज नागपुर शहर की हालत आप देखे रहते कि किस तरीके की दिखनी चाहिए थी। नागपुर यह ऐतिहासिक भूमि है नावेद भाई जी। और इस ऐतिहासिक भूमि में पवित्र दीक्षा भूमि है। यहाँ पर मुस्लिम लोगों का बड़ा ताजबाग है, यहाँ पर आरएसएस का सेंटर भी है जो कि नेशनल, इसमें इस तरीके की ये जो भूमि है और यहाँ पर सारा बहुजन समाज एक में के साथ में भाईचारे के साथ में मिलजुल कर रहता है। ईद उसी तरीके से मनाई जाती है, यहाँ पर दिवाली उसी तरीके से मनाई जाती है, तो यहाँ पर 14 अप्रैल भी उसी तरीके से मनाई जाती है। सब मिल बांट कर रहने वाले लोग हैं, लेकिन इनके जीवन में कोई परिवर्तन लाने का काम किसी सरकार ने नहीं किया। विकास के वादे कर कर इन लोगों ने मात्र हमारी नागपुर की शहर की जनता के साथ में धोखेबाजी करने का काम किया, ऐसा मेरा आरोप है। सर आप तो यह आरोप लगा रहे, लेकिन अगर बात की जाए नितिन गडकरी जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, उनने तो टाल ठोक के, सीना ठोक के कहा है कि मैंने 1 लाख करोड़ का विकास किया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? 1 लाख करोड़ का विकास कोई जाति विशेष लोगों के लिए किया गया है या सभी के लिए किया गया है या किया ही नहीं गया है? 1 लाख करोड़ के इसका विकास का जो वादा कर रहे हैं और अपने आप को वो विकास पुरुष कहला रहे हैं, तो विकास पुरुष यह जो पदवी है उनके लोगों ने दी हुई पदवी है। यह सर्वसाधारण नागपुर की शहर की जनता ने ये पदवी नहीं दी हुई है। विकास क्या होता है? आप लोगों ने विकास काय का किए? यहाँ पर बड़े बड़े सीमेंट रोड बना दिए, आप लोगों ने यहाँ पर फ्लाईओवर बना दिए, मेट्रो चलवा दिए, बस यही एकमात्र विकास है? सर आपके हिसाब से विकास किसको कहेंगे? विकास मैं ये बोलूँगा कि विकास हम उसे तब कहेंगे, विकास होता किसके लिए? जनता के लिए होता है जी। जनता का जीवन में अगर परिवर्तन हुआ और जनता अगर गरीब तबके की जनता अगर मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग की थोड़े अप लेवल पर आती है और उनके जीवन में अगर परिवर्तन होता है और ऊंचा जीवन होता है, जीवन में उठ जाता है वो, तो उसको हम विकास कहेंगे। अब किसी के जीवन में परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, मात्र यहाँ पर भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से भौतिक वस्तुओं में आप विकास कर रहे हो और फिर बोल रहे कि ये विकास कर दिया। तो यहाँ पर करोड़पति लोग भी रहने वाले हैं, अरबपति लोग हैं, उनके लिए आपने विकास किए। इस नागपुर शहर की जो गरीब जनता है, फुटकर व्यापारी है, इस बहुजन समाज में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, इनके लिए क्या विकास हुआ? तो सर जो दीक्षा भूमि में करोड़ों का काम किया है ऐसा गडकरी जी बताते हैं, वो सब क्या विकास में नहीं आएगा? मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि दीक्षा भूमि के लिए हर साल जो भी गवर्नमेंट रहती है कुछ ना कुछ फंड अलाउट करती है, लेकिन दीक्षा भूमि का विकास होने से उस दीक्षा भूमि के विकास के लेकर हम जनता के विकास से नहीं जोड़ सकते। वो एक आस्था का केंद्र है जो बाबा साहब ने वहाँ पर लाखों अनुयायी के साथ में वहाँ पर दीक्षा दिए थे। तो जो गवर्नमेंट आएगी हमारे SC ST के हिसाब से वहाँ पर जो अपना संविधानिक अधिकार है उसके तहत वो चीज़ें देना ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। वो विकास के मुद्दे में कैसा आएगा? मेरा ये कहना है कि इस नागपुर शहर में लाखों बेरोजगार हैं। इन लाखों बेरोजगारों को जो पढ़ लिख कर इंजीनियरिंग करने के बाद में नागपुर में उसको रोजगार नहीं मिलता, वो पुणे मुंबई भागता है, अपने परिवार को छोड़कर वहाँ पर रहता है। लड़के लड़कियाँ वहाँ रहते, पैकेज लेकर उधर जाते। ये पैकेज इनको नागपुर शहर में मुहैया हो, ऐसी आपने नागपुर शहर में डेवलप कर कर इस नागपुर शहर में वो यंत्रणाएँ क्यों नहीं खींच कर लाए उद्योगपतियों वाली?
तो जैसे कि आप बोल रहे हो रोजगार नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है, तो क्या लगता है बेरोजगारी इस बार लोकसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा रहने वाला है? देखिए, मेरा मुख्य मुद्दा तो ये है कि यहाँ का युवा दर दर भटक रहा है, पढ़ लिख कर उसके हाथ में काम नहीं है। यहाँ पर हमको मिहान का ऐसा एक लॉलीपॉप दिया गया है, जिस मिहान को कि यहाँ पर इतने लाखों युवा लगेंगे, इनको नौकरियाँ मिलेंगी, लेकिन वो अगर हम देखने जाते हैं वहाँ पर मिहान की हालत रेगिस्तान बनी हुई है, स्मशान घाट दिखता है वहाँ पर। कितने युवा वहाँ पर रोज़गार पा सके अभी तक के, और कितने युवाओं को वहाँ पर रोजगार मिला, नौकरी मिली। अरे आप लोगों ने तो यहाँ पर जो सरकारी यंत्रणाएं थी वो सारी सरकारी यंत्रणाएं ख़त्म कर दिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सारी नौकरियाँ देना चालू कर दिए। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, कॉन्ट्रैक्ट पर आपको 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियाँ दी जाती है, और 11 महीने के बाद में फिर ये जो लड़का, ये जो लड़की, ये जो युवा है, ये 11 महीने के बाद उसकी शाश्वती नहीं रहती है कि वो नौकरी में टिक पाएगा या उसको कोई बाहर निकाल देगा। तो आपने उसके जीवन में अस्थिरता पैदा कर दी है। जब उसके जीवन में अस्थिरता पैदा हो गई तो वो सुख चैन से जी भी नहीं सकता है। यानी आपने अल्टीमेटली उस युवा को डिस्टर्ब कर दिए। आप उसके एजुकेशन के हिसाब से उसको उसके हाथ में काम नहीं दे पाए, उसको नौकरी नहीं दे पाए, उसको रोजगार नहीं दे पाए। ये जो अपने फुटकर व्यापारी है, जो फुटपाथों पर अपना धंधा पानी कर कर अपना कैसा तो भी पेट पानी चलाते हैं, इनके लिए आपने शहर में क्या व्यवस्था की है? कोई भी ऐसी जगह बता दीजिए कि इनके लिए, फुटपाथ वालों के लिए कोई आपने ऐसा हब बनाए या फुटपाथ वालों के लिए कोई ऐसा मार्केट बनाए जहाँ पर ये लोग फुटपाथ वाले सुरक्षित महसूस करते हो। ये रास्तों पर बेचारे अपना दाना पानी, अपना रोजी रोटी कमाने के लिए खड़े रहते हैं। नागपुर महानगर पालिका की गाड़ी आती है, अतिक्रमण लेकर आती है, ठेले अंदर डालती है और सीधा 1 महीने के लिए अंदर करा देती है। 1 महीने तक की उसकी रोजी रोटी खत्म हो जाती। उसको एनएमसी के चक्कर काटने में 8-10 दिन लगते। बड़े मुश्किल से अधिकारियों से मनवा कर, किसी कारपोरेटर को पकड़कर वो बेचारा अपना ठेला निकाल लेता है। तो इनकी क्या व्यवस्था आप लोगों ने की है? मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि इस नागपुर शहर में पहले तो आपने अभी इस बार के इसमें सीधा सीधा केंद्र सरकार ने आरटीई के नियम को ख़त्म कर दिया। राइट टू एजुकेशन का जो नियम है, जिसमें गरीब बच्चों के लिए 20%, 25% प्राइवेट स्कूलों में उसको आरक्षण था और वो बच्चा, गरीब बच्चा पढ़ सकता था, आपने वो ख़त्म कर दिए। आपने जो सरकारी शासकीय यंत्रणाएँ थी, जो स्कूलें थी, उन स्कूलों को इस तरीके से नेस्तनाबूद कर दिए और उस जगह को आपने अच्छे बड़े बड़े बिल्डरों को वो जगह बेच दिए कौड़ियों के बाद। कौड़ियों के दाम आपने बेच दिए। जब सरकारी स्कूलें ख़त्म हो गई तो जाहिर सी बात है, पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चों को अपना गरीब आदमी जाकर पढ़ा रहा है। अब वहाँ की फ़ीस लाखों रुपया है। यानी ये जो अपनी खून पसीने की कमाई कमाता है, एजुकेशन पर वो खर्च करता है। ये बहुत अच्छी बात है नागपुर शहर में कि एजुकेशन में, अपने समाज में, अपने नागपुर शहर की जनता में जागृति है। तो एजुकेशन के लिए जागृति होने के कारण वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागता है, और प्राइवेट स्कूल उसको जिस तरीके से लूट लेती है, उसके बाद में उसके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा और क्या उसकी तरक्की होगी। हम चाहते हैं कि शासकीय स्कूलें यहाँ पर अच्छी तरीके से चालू होनी चाहिए। जो इतने सालों से जो लोग पढ़े सरकारी स्कूलों में, महानगर पालिका की, जिला परिषद की, इन स्कूलों से बनकर IAS IPS अधिकारी बने हुए हैं, लेकिन आप बोलते कि नहीं, वहाँ पर सही तरीके का एजुकेशन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है, बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आखिरकार प्राइवेट स्कूलों को आपने बढ़ावा दिए। तो ये प्राइवेटाइजेशन जो आपने चालू की है, ये आपका उन व्यापारियों को, उन एजुकेशन संस्थाओं को फ़ायदा पहुंचाने का एजेंडा है। इसका हम ये करते हैं। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं, उसके अलावा नितिन गडकरी के अलावा यहाँ पे कांग्रेस से भी कैंडिडेट को खड़ा किया गया है, जिसका नाम विकास ठाकरे है। विकास ठाकरे विधानसभा में अभी MLA के पद पे है और उनको लोकसभा का कैंडिडेट नागपुर से दिया गया है। तो ये दोनों कैंडिडेट को आप कैसे टक्कर देने वाले हैं और विकास ठाकरे के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि बीजेपी की अभी यहाँ पर सत्ता थी। अभी इस लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से ठाकरे जी उम्मीदवार है, वो आमदार भी है और अभी खासदार का इलेक्शन में लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने, बीजेपी के पहले कांग्रेस की सत्ता यहाँ पर रही, राज्य में रही, केंद्र में रही और नागपुर शहर में, नागपुर लोकसभा में उनके खासदार चुनकर गए। जब कांग्रेस की सत्ता यहाँ पर रही तो उनके भी कार्यकाल में मैंने नागपुर शहर को या नागपुर शहर की जनता के लिए ऐसा कोई कार्य हमारी नज़र में नहीं आ रहा है कि हम कह सके कि यस, इस नागपुर शहर की जो जनता है
उस शहर की जनता को विकास के मुद्दे मिले और इनके जीवन में कोई तो भी परिवर्तन आया, ऐसा मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। तो मैं क्या अपेक्षा रखूं कि आगे आने वाला इनका कांग्रेस का खासदार भी बनता है या फिर कांग्रेस की सत्ता भी आती है तो वो क्या हमारे बहुजन समाज के साथ में न्याय करेगी। मैं अपने आप को इसमें आंकता हूँ कि इस नागपुर शहर में, इस नागपुर शहर की जो आबादी है, इस नागपुर शहर की आबादी में सबसे महत्वपूर्ण जो पवित्र हमारी दीक्षा भूमि है, इस दीक्षा भूमि को मानने वाले, इस पवित्र दीक्षा भूमि के मानने वाले हमारे अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोगों की आबादी यहाँ पर 6 लाख के करीब है। ये 6 लाख के करीब जिनकी आबादी है, आज तक के कांग्रेस ने, आज तक के बीजेपी ने किसी भी शेड्यूल कास्ट आदमी को लोकसभा का टिकट नहीं दिया। हम लोगों ने उनको वोट देते गए लेकिन उन्होंने टिकट कभी नहीं दिया। बाजू में रामटेक SC राखीव है, लेकिन SC राखीव होने के बावजूद भी उस राखीव क्षेत्र में भी इन्होंने शेड्यूल कास्ट तो दिए लेकिन बुद्धिस्ट या अम्बेडकरवादी को नहीं दिए। तो ये जो षड्यंत्र है कांग्रेस और बीजेपी का, ये दोनों का षड्यंत्र दलित विरोधी और अम्बेडकरवादी विरोधी है, ऐसा हम मानते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मुस्लिम समाज की जो आबादी है, दलित और मुस्लिम एक तरीके से मिला जुला है। यहाँ पर उनकी आबादी का आकलन किया जाए तो दोनों समाज अगर इकट्ठा आते हैं तो शायद नागपुर शहर का और नागपुर लोकसभा का चित्र वो कभी भी बदल सकते हैं। तो उनके लिए भी कोई विकास की योजना हमें नज़र नहीं आती है। तो सर मेरा सबसे बड़ा सवाल अब तो यही उठता है कि आप दोनों समाज को एक कैसे करेंगे। 19 तारीख को इलेक्शन है, 19 तारीख, 10 तारीख हो गई है, जब ये वीडियो डलेगा शायद 11 तारीख हो जाएंगी। तो आप ये इन लोग को एक कैसे करेंगे इतने कम टाइम में। मैं यहाँ पर हमारे जो बुद्धिस्ट समाज के अम्बेडकरवादी बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, हमारी जो जनता है, हम सबसे उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो सारे के सारे हमारे साथ में कि इस बार बहुजन समाज पार्टी ने कैडर का आदमी तो दिया। इंदौरा एक स्लम के एरिया में रहने वाला एक साधारण कार्यकर्ता जिसने जनता में जो कुछ काम किए होंगे उस काम के आधार पर उन्होंने लोकसभा का टिकट मुझे दिए और अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए मैंने भी अपना भरोसा रखा हूँ। तो ये जो हमारा अम्बेडकरवादी समाज है, ये हमारा अम्बेडकरवादी समाज इकट्ठा आ जाए और अपने बलबूते पर हम अपने पैरों से दिल्ली जाएंगे। हम किसी की बैसाखी बनकर, किसी का पिछलग्गू बनकर हम दिल्ली नहीं जाएंगे। बहन जी का कहना है संसद चलो अपने पैर पर चलो, तो हम अपने पैरों से जाएंगे। जब हमारा नीला झंडा है, हमारा बाबा साहब का हाथी चुनाव चिन्ह है, हम 5 साल तक के जय भीम करते हैं, 14 अप्रैल बड़े धूमधड़ाके से मनाते हैं, तो बाबा साहब को सही मायने में अगर हमको सही श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और बाबा साहब को अगर मानने वाले हमको अगर जताना है, दिखाना है, इस शहर को दिखाना है, इस देश को दिखाना है, तो आने वाला ये जो 19 तारीख का इलेक्शन है 2024 का, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मायने रखता है। ये आज हमारी परीक्षा है, अम्बेडकरवादियों की परीक्षा है हमारी कि हम अपनी ताकत दिखाएं। और वाकई में अगर हमारे ये 6 लाख लोग अगर इकट्ठा हो गए तो इन 6 लाख लोगों के इकट्ठा होने के बाद में ये जो मुस्लिम समाज है, बाकी का दलित समाज है, आदिवासी समाज है, ये हमारी तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है, लेकिन वो ये देखना चाहते हैं कि ये इकट्ठा आते हैं क्या। अगर ये एकत्रित आ जाते, इनकी ताकत अगर नज़र आती है तो ये सारे लोग इकट्ठा आ जाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, दोनों पार्टियां हमारा किसी भी तरीके से भला कर नहीं सकती, दोनों ने हमारा सत्यानाश करके रखा हुआ अभी तक का इतिहास अगर देखें तो। इसलिए मुझे ये भरोसा है कि इस तरीके से मैं अपने लोगों को आकर्षित कर रहा हूँ, वैसे ही बाकी का समाज मेरी तौर आकर्षित हो जाएगा और एक नया चेहरा, एक ज़मीनी लेवल का चेहरा जो जनता की सही समस्या को जानता है, जो 4 व्हीलर में घूमता है, जो बड़े बड़े इसमें घूमता है, वो आदमी आपकी जनता की समस्या को नहीं समझ सकता है। वो मात्र आपके वोट लेने के लिए आपके दरवाजे पर आएगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपकी समस्या पर कोई भी उनके पास में सॉल्यूशन नहीं रहेगा। सर जैसे कि आप बता गए कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा, फिर भी मैं ये भी जानना चाहूँगा आपके माध्यम से, मायावती जी आ गई हैं। मायावती जी आपके समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को और बाकी समाज के लोगों को क्या एक ही मंच प्रोवाइड करेंगी? क्या सबको एक साथ इकट्ठा कर पाएंगी? जी, अभी 11 तारीख को बहन जी का आगमन यहाँ पर हो रहा है नागपुर शहर में, और इस पहले स्टेज के जो लोकसभा के इलेक्शंस है, इन सारे उम्मीदवारों के प्रचार के लिए बहन जी यहाँ पर आ रही है। बेजन बाग, ये इंदौरा में एक ग्राउंड है, उस बेजन बाग में दोपहर के 3 बजे बहन जी का आगमन होने वाला है। तो बहन जी का यहाँ आगमन हम लोगों के प्रचार प्रसार के लिए है और इस देश के
सभी बहुजन समाज में आने वाले सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सर्व समाज के लिए बहन जी एक आकर्षण का केंद्र है। और बहन जी का ये दावा है कि अगर वहाँ पर दिल्ली की सत्ता पर अगर काबिज होती है तो इस देश के सारे समाज का भला और विकास का क्या एजेंडा होता है वो बहन जी अच्छी तरीके से निभा सकती है। क्यों? क्योंकि बहन जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश, जो कि भारत देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार रही, आप लोग जानते हैं, आप पत्रकार लोग हैं, कि उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और बहन कुमारी मायावती जी जब वहाँ पर मुख्यमंत्री थी, तो उनका कानून व्यवस्था, उनका काम करने का तरीका, उसकी चर्चा आज भी लोग करते हैं। इसलिए हमें विश्वास है हमारी नेता पर कि उनके विकास के मुद्दों को इस शहर का सर्वहारी समाज जानता है और इस कारण वो बहन जी को सुनने के लिए तो आएगा, लेकिन बहन जी के उस रैली के बाद में वो सारा समाज बसपा को वोट देने के लिए तैयार हो जाएगा, ऐसा हमें विश्वास है। और क्या कहना चाहेंगे सर जाते जाते हमारे दर्शकों को? बस मैं जाते जाते कहना चाहूँगा कि मैं एक इंदौरा इस स्लम की बस्ती में रहता हूँ। यहाँ पर रहकर मैंने जो जनता की सेवा अपने लेवल पर की, मेरी पत्नी वहाँ से नगर सेविका रहने के कारण हम पति पत्नी ने दोनों ने जिस तरीके से सेवा की, और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी ने जो मुझे सम्मान दिया, पिछली बार कॉरपोरेशन में पहुँचा कर दिया, वैसे ही अभी सांसद का चुनाव लड़वा कर मुझे सम्मान दिया। मैं अपनी सारी जनता को, इस नागपुर शहर की जनता को, एक युवकों के लिए, एक महिलाओं के लिए, इस शहर के सारे व्यापारियों के लिए, छोटे बड़े जो हमारे व्यापारी वर्ग है, ऑटो रिक्शा वाले, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हमारे स्लम में रहने वाले, झोपड़पट्टी वाले में रहने वाले सभी लोगों के लिए दरख्वास्त करूंगा कि आने वाली 19 तारीख को आप पोलिंग पर जब जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी के इस हाथी के बटन दबाकर ही आप मेरे को विजयी बनाइए। मैं निश्चित तौर पर आपसे वादा करता हूं कि संसद में जाकर मैं आपकी समस्याओं पर बात रखूंगा, क्योंकि आपकी सारी समस्याओं को मैं दिल से जानता हूं। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं गरीबों की और आप सभी की समस्या को बहुत ज़मीनी लेवल पर जानता हूँ। जो लोग यहाँ पर उतरे हुए हैं उनकी ये हालत नहीं है, वो करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं। एक तरीके से ये धन्ना सेठों की, बाहुबल वालों की है लड़ाई, और मैं एक निर्धन आदमी इन बाहुबल और धन्ना सेठों से लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरा हूँ। आप मेरा साथ दीजिए, और मुझे भरोसा है, क्योंकि इतिहास गवाह है, कोई भी लड़ाई, कोई भी जंग संख्या से, धन बल से या बाहुबल से नहीं जीती जाती है। जंग जीती जाती है हौसलों से। वो मजबूत हौसला, वो उमंग, वो हौसला, वो सारी हिम्मत हमारे में है, आप सारी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में और नागपुर शहर की हमारी सारी जनता में है। इतिहास गवाह है, इस इतिहास को हम बनाना चाहेंगे। और देख लीजिएगा 19 तारीख को एक नया करिश्मा इस बार होने वाला है और बहुजन समाज पार्टी का हाथी इस बार संसद की ओर जाने वाला है। यही भरोसे के साथ मैं आप लोगों से पुनश्च गुजारिश करूंगा। और साथ ही साथ 11 तारीख को बहन कुमारी मायावती जी, जो कि बेजनबाग के इंदौरा इस मैदान में आ रही है, बेजनबाग ग्राउंड पे, तो मैं सभी मेरे दर्शकों से, मेरे माता बहनों से, मेरे मतदार लोगों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप बेजनबाग मैदान पर आइए और बहन जी की रैली को सुनने के लिए कृपया वहाँ पर आइए। जय भीम, नमस्कार, सलाम। तो दोस्तों देखना यह होगा 19 तारीख को वाकई में कोई चमत्कार होता है, हाथी पे बटन दबाया जाता है या नहीं, या फिर कोई और ही पार्टी उभर के नागपुर में आती है। 4 जून को फैसला आने वाला है। तो चुनाव से रिलेटेड जितनी भी खबरें आपको चाहिए उसके लिए इंडिया फैक्ट न्यूज़ के साथ बने रहिए। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।